गाइस, आज सॉल्यूशन चैप्टर में लेक्चर 11 में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, जिसको आप हिंदी में अनुसंख्यक या अनुसंख्यक या सहजात गुणधर्म बोलते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपको हम एजोटॉप मिक्सचर और उसके टाइप के बारे में बता दिए थे, जिसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन दोनों आया था। तो वो पिछले वाला वीडियो के भी कई सारे क्वेश्चन बच्चे बना के भी शो किए थे, जो न्यूमेरिकल दिए थे। आज भी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से पढ़ना भी है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आपको देंगे आज, वो आपको बनाना है। बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो कैसे रहता है। क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे लेक्चर 1 में ही कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से 70% क्वेश्चन सॉल्यूशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल में हो या नीट में हो या बोर्ड में हो। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक पर आप बिल्कुल कंसस होकर के देखना, मैं सबको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते किसको हैं? तो विलयन के वे गुण जो विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन, याद रहेगा, विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन दोनों में से कोई हो सकता है, में उपस्थित विलय के अणु या मोल, किसका? विलय के अणु या मोल पर निर्भर करती है। तो वैसे गुण को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अनुसंख्यक गुणधर्म या सहजात गुणधर्म बोल सकते हैं। तो अब इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो वर्ड से मिलकर बना है, एक को दूसरा लिगेर। को का मतलब होता है एक साथ, लिगेर का मतलब होता है कंबाइन, आबंधित, मतलब एक साथ जुड़ा रहेगा। विलयन में विलय के अणु, विलयन में किसका? विलय के अणु। तो विलय के अणु जितना होगा उसी के गुण को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। अब यदि मैं बात करूं, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट विलय होगा, विलय अवाष्पशील या अउरणशील होगा। सबको समझ में आ रहा है? अवाष्पशील या क्या होगा? अउरणशील। पहले मैं जो पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। दूसरा जो पॉइंट होगा वो विलयन तनु होना चाहिए, तनु होगा, ठीक है, सांद्र नहीं, सांद्र की चर्चा इसमें नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट होगा वो विलयन में विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ये तीन पॉइंट इसके लिए मस्ट बी इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। ये तीनों पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। मैक्सिमम टर्म आपको विलय अवाष्पशील ही आएगा, यानी अउरणशील, जिसका वाष्प नहीं बन सकता है। दूसरा टर्म क्या होगा? विलयन तनु होगा, सांद्र नहीं होगा, बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ अंश मिला होगा। तीसरा क्या? विलयन में विलय के अणु होंगे, उसका ना तो संगुणन होगा, ना क्या होगा, वियोजन होगा, यानी ना तो उसके अणु जुड़ सकते हैं, ना उसके अणु टूट सकते हैं। इसको आप याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट यदि आपको याद रह गया तो आगे आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है एक साथ आबंधित, ठीक है, बाइंड टुगेदर, एक साथ आबंधित रहेगा। आप इसको याद रखना, ठीक है ना। और इसका डेफिनेशन आप जान चुके हो, इसी से आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हो, या दूसरा जो मैंने आपको बताया वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। विलयन के निश्चित आयतन में विलय के अणु या मोल की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब ये तीन पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए होना मस्ट बी इंपॉर्टेंट। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। पहला है विलायक के वाष्प दाब का अवनमन,
ठीक है। दूसरा, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा है विलायक के हिमांक का अवनमन। और चौथा है विलायक का प्राशरण दाब। ठीक है। सो गाइस, ये चार आपको अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दिया गया है। तो आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके राउल्ट्स के लॉ में। ठीक है। यहाँ पर क्या बिल है, अवाष्पशील और उड़नशील। राउल्ट का दूसरा नियम था जिसमें आपको बताए थे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवलंबन। ठीक है। लेक्चर नंबर आप 7 में देखेंगे, उसमें आपको स्पष्ट तरीके से दिया गया इसके बारे में। उसके बाद विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। सपोज दैट हम एक गिलास पानी लेते हैं, उसको बॉयल करते हैं, तो 100 डिग्री पर क्या होता है, वो बॉयल करना स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें चीनी या नमक मिलाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं चीनी या नमक का वाष्प नहीं बनता है। अब क्या करते हैं, इसको तो हम पहले बता चुके हैं, इसको हम बता रहे हैं। ये पानी में हम चीनी या नमक के कण मिलाते हैं, और ये चीनी या नमक के कण क्या होंगे, अवाष्पशील या क्या होंगे, उड़नशील होंगे। इसको हम हीट करना स्टार्ट किए। ठीक है। जैसे हीट करना स्टार्ट किए तो आप बता सकते हो क्या इसमें जल के अणु जो है वो 100 डिग्री पर वेपराइज होगा, लेकिन जब चीनी या नमक मिलाए तो क्या 100 डिग्री पर ये क्वथनांक करना स्टार्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब चीनी या नमक को मिलाते हैं तो कुछ ऊष्मा ये भी एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण विलयन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब विलयन का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब विलायक के क्वथनांक का भी मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब हुआ ऊपर, जैसा कि आप क्लास 10 में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होंगे एलिवेशन के बारे में, तो वो ऊपर की ओर होता है और डिप्रेशन का मतलब नीचे होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन होगा, यानी क्वथनांक इसका बढ़ेगा। अब 100 डिग्री नहीं रहेगा, ये कितना होगा, 100 प्लस होगा, चाहे 101 हो, 102 हो, जो भी होगा, नमक या चीनी मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ेगा तो इसको हम लोग उन्नयन बोलते हैं। देखिए डायरेक्शन इसका कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। दूसरा, अब तीसरा देखिए क्या कहता है, विलायक के हिमांक का अवनमन। अब इसी को क्या करते हैं हम, अब इसको हीट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, जमाएंगे इसको। तो इस बर्तन वाले विलयन को लेकर के हम फ्रीज में रख देते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से पता है जब 0 डिग्री सी पर वाटर जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस पानी में हम नमक या चीनी मिला देंगे, फिर फ्रीज में रखेंगे, तब क्या होगा, तब वो 0 डिग्री सी पर बर्फ नहीं बनेगा। तब वो क्या होगा ना कि और भी टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, माइनस में ले जाना पड़ेगा। जैसे 0 से कम होगा माइनस होगा, चाहे -1 डिग्री हो, -2 डिग्री हो, -3 डिग्री हो, तो वो क्या होगा, जमना स्टार्ट करेगा। ऐसा कंडीशन कब हुआ, जब हम विलयन में क्या मिलाए, अवाष्पशील या उड़नशील मिलाए, तब ये 0 डिग्री से कम में जमा, जबकि जल रहा था केवल तो 0 डिग्री पर जम जाता है। तो इसका मतलब इसके हिमांक में क्या हुआ, और भी कमी हुई। तो अवनमन का साइन नीचे होता है, इसके हिमांक अवनमन होगा, यानी अवनमन में कमी हो जाएगी। अब क्या है, प्राशरण दाब। आप सभी बच्चे को पता है कि जब हम समुद्र का पानी पीने योग्य बनाते हैं तो उससे केवल क्या निकलता है, उससे केवल जल के अणु निकलते हैं। तो वह जल के अणु SPM, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है। आपको हम यहाँ पर ये लिख के दिखाते हैं, ये बीच में SPM है और ये साइड विलयन है। विलयन में मिला हुआ है, नमक भी है, इससे केवल पानी निकालना, इसे केवल क्या करना, पानी निकालना। तो इसके ऊपर से ये दाब लगता है पिस्टन से। जब पिस्टन से दाब लगता है तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये अर्धपारगम्य झिल्ली पर दाब आरोपित करना शुरू करता है, और दाब लगाते हुए इस साइड पानी निकल जाता है। ये साइड केवल और केवल विलायक के अणु निकला। क्या निकला, प्राशरण की क्रिया में केवल कौन कण निकलेगा, क्वेश्चन आता है,
तो विलायक, ये साइड क्या आ गया विलायक, और ये साइड क्या है विलियन, मतलब दोनों मिला हुआ। अब देखिए किसके द्वारा ये अलग हुआ है, इसका नाम बीच में है एसपीएम, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखिए ये विलायक के नु किस पर प्रेशर लगा रहा है, एसपीएम पर। एसपीएम पर जो प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब बोलते हैं। सो गाइस ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। पहला राउल्ट लॉ का अपेक्षिक वाष्प दाब अपनमन है, दूसरा है विलायक के क्वथनांक जब वो अवाष्पशील मिलाते हैं तो बढ़ जाता है, तीसरा है जब उसमें अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट और घटने लगता है, चौथा है एसपीएम पर जो दाब आरोपित करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रासरण दाब। एसपीएम से केवल बाहर क्या हो सकता है, विलयन से विलायक के कारण। सो गाइस अब एक एक करके हम लेवरेट करके बता रहे हैं और उस पर जो न्यूमेरिकल आता है उसको भी मैं बताऊंगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लेंगे। ओके सो गाइस 1 नंबर में पढ़ेंगे विलायक के वाष्प दाब अनुमान, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। राउल्ट के नियम आप पढ़े हो जिसमें कि अवाष्पशील विलय होगा, हमेशा याद रखना कैसा होगा, अवाष्पशील विलय होगा, तनु विलयन होगा, है ना, और क्या होगा विलयन में विलायक के अणु का ना तो संघनन होगा ना वियोजन होगा। ये राउल्ट लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, यदि विलयन में अवाष्पशील या औरणशील भी होगा, अवाष्पशील विलय हो तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के समान होंगे, ठीक है। आप ऐसा पढ़े हो। अब इसी में क्या है कि विलय का तो वाष्प बनेगा नहीं, केवल किसका बनेगा, विलायक का बनेगा। तो सिचुएशन क्या होगा, विलायक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब एवं मोल अंश के गुणनफल के समान होंगे। अब यहां पर तो एक क्लियर पॉइंट हो गया, विलय का वाष्प नहीं बनेगा, किसका बनेगा, विलायक का बनेगा। तो विलायक को आप क्या सपोज करते हो, ये सपोज करते हो, ठीक है। अब यहां आंशिक दाब है तो आप इसको क्या लिखते हो, पीए लिखते हो, बार बार मानने का कोई जरूरत नहीं, आप स्टार्ट से लेक्चर देखोगे सब आपको याद रहेगा। अब कहता उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब तो हो जाएगा पी नोट ए, ठीक है, एवं क्या करा यहाँ पर मोल अंश, तो मोल अंश ए के लिए क्या हो जाएगा एक्स है। अब इस लाइन को लेकर चलते हैं विलायक का आंशिक वाष्प दाब, तो क्या होगा पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, उसके शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब पी नोट है ना, एवं क्या कहता मोल अंश, तो मोल अंश को किससे, एक्स से के गुणनफल के समान होंगे इनटू एक्स, ये दोनों क्या होगा इनटू करेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट गाइस। तो आगे आप देखेंगे इसको, हाँ एक्स ए को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो आप मोल फ्रैक्शन में पढ़े एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, बट इस साइड देखेंगे एक्स बी साइड प्लस उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, दैट्स क्लियर। जहां पर एक्स ए है वहां पर 1 माइनस एक्स बी आप नोट कर सकते हो। तो यहां पर आप लिखोगे पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इनटू 1 माइनस एक्स बी, यहां से क्लियर हुआ ना, एक्स ए का वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन पढ़े हो, दोनों को सम 1 होता है। अब यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है पी नोट ए माइनस पी नोट ए, इसे मल्टीप्लाई किए, अब ये माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी नोट ए इंटू क्या चीज एक्स बी, ठीक है। सो गाइस देखते हैं इस साइड ये माइनस है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
पी नोट ए इंटू एक्स भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचा, पी नोट ए बचा है ना, ये साइड ये प्लस है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, क्या लिखोगे माइनस पी ए, राइट गाइस। अब ये देखेंगे गुना में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बाई क्या चीज, पी नोट ए, इसी को हम लोग बोलते हैं पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए बराबर आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, इसी को बोलते हैं। और आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन किसके बराबर, विलय के मूल अंश के बराबर, किसके बराबर होगा, विलय के मूल अंश के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं, कहीं किंतु परंतु करने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे देखते हैं क्या होता है कि आप एक्स बी बराबर पढ़े हो, क्या होता है विलयन में, एक्स बी यहां पर देखते हैं तनु है, डाइल्यूट है, तो यहां पर ए की जो मात्रा होगी विलयन में बहुत ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, तो हमको वो भी नोट करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस यहां पर नोट करना पड़ेगा विलयन तनु होने के कारण एनबी का मान बहुत कम होगा, किसे, एन से, किस में होगा, बिलियन में, याद रखेंगे इंडिविजुअल में, बिलियन में ऐसा सिचुएशन आएगा, तो इसलिए एनबी का मान बिलियन में क्या होगा, नगण्य होगा, बहुत कम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हटा भी देंगे तो। सो गाइस इसको आगे लेकर चलते हैं। एक्स बी बराबर पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एक्स बी बराबर एन बी बाई क्या चीज, एन ए प्लस एन बी, आप ऐसा पढ़े हो, इसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे, तो एन बी बाई क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए, राइट कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पर देखते हैं एन बी का वैल्यू क्या चीज, यहाँ स्पष्ट करा बहुत कम है एन ए से, क्योंकि बिलियन क्या है, डाइल्यूट है, तनु है, इसलिए एन बी का मान हम यहाँ पर नगण्य रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रख सकते, याद रखना, क्योंकि ये बिलियन में है और ये केवल और केवल इंडिविजुअल है, इसलिए हम बिलियन में एन बी का मान 0 रख सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं, क्योंकि बिलियन नीचे है, ऊपर और क्या होगा, एन बी बाई एन ए बराबर हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए, सबको समझ में आ रहा। अब इसका हम फार्मूला रखेंगे, एन बी बराबर पढ़े हो क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी होता है, एन ए बराबर भी आप पढ़े हो, डब्ल्यू ए बाई क्या होता है, एम ए होता है। आप ये दोनों फार्मूला भी पढ़ चुके हो लेक्चर नंबर 3 में, उसको हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा एन बी का देखेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू बी बाई क्या चाहिए, एम बी बाई, अब एन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बाई एम ए, रख दीजिए, डब्ल्यू ए बाई एम ए बराबर हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी ए बाई क्या चीज, पी नोट ए, सबको समझ में आ रहा। अब यहां पर हमको निकालना है एम बी का मान निकालना, यहां पर ये एम ए नीचे कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू, अब ये कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम ए बाई डब्ल्यू ए बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए, सबको समझ में आ गया। अब यहां से हमको एम बी का मान निकालना, विलय के अनुभार का, विलय के अनुभार का मान निकालेंगे तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा। सो गाइस देखते हैं, इस साइड जो है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई क्या चीज, डब्ल्यू ए, क्योंकि हमको एम बी निकालना है, ये साइड भाग में, उस साइड जाके क्या चीज गुना में। अब ये साइड देखते हो ऊपर है, इस साइड आके नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू उलट जाएगा, पी नोट ए बाई पी नोट ए माइनस पी ए बराबर क्या चीज, ये निकल गया हमारा एम बी, ये हमारा क्या निकल गया, एम बी निकल चुका है, ये हमको लेवरेट करना था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डब्ल्यू बी क्या है, विलय का ग्राम्य भार है, एम ए क्या है, विलायक का अनुभार है, डब्ल्यू ए क्या है, विलय का ग्राम्य भार है, पी नोट ए क्या है, शुद्ध अवस्था का दाब है, ये ज्यादा होगा,
यदि दो ठो दाब दिया रहे अवासिल के लिए तो जो ज्यादा होगा वो पी नोट ए होगा, जो कम होगा वो पी ए होगा या पी एस होगा। आप इसको याद रखना, ठीक है। ये एम बी सबको समझ में आ गया। अब आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके रोक कर नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। हम अब इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा उसको डील करने वाले हैं, राइट। सो गाइस इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं किस टाइप का रहता है। यदि 100 ग्राम जल में ग्राम अवाष्पशील विलय को घुलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब 758 mmHg से घटकर 748 mmHg हो जाता है, ठीक है। तो विलयन में उपस्थित विलय या अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान या अनुभार क्या होगा। सबको समझ में आ रहा। जो वाष्पशील होगा उसका अनुभार हमको कैलकुलेट करना है। तो जो दिया गया पहले उसको नोट कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी जस्ट हमने आपको कहा था यदि अवाष्पशील विलय हो और दो ठो वाष्प दाब हो तो जो बड़ा होगा वो पी नोट ए हो जाएगा, जो छोटा होगा पी ए हो जाएगा, पी एस। विलयन का वाष्प दाब कितना से 758 से घटकर कितना हो जाता है 748। अब बताओगे दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में बड़ा ये 758 है और छोटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा पी नोट ए शुद्ध अवस्था का। पी नोट ए इक्वल टू 758 mmHg, राइट गाइस। और ये पी ए या पी एस हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू छोटा होता है कितना 748 74 mmHg, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों क्लियर हो गया। अब इसमें जल की मात्रा कितना है ग्राम में, इसको WA नोट करते हैं 100 ग्राम है। अब जल का अनुभार भी निकाल लीजिए, उसको MA नोट करते हैं, MA बराबर 18 यूनिफाइड। अब अवाष्पशील विलय की मात्रा ग्राम में कितना 6 ग्राम, इसको WB बोलते हैं। WB बराबर 6 ग्राम, तो MB बराबर क्या चाहिए वाट। अभी जस्ट आपको बताया MB बराबर फार्मूला क्या होगा, जस्ट ज्यादा देर भी नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा WB इंटू MA बाई WA इंटू P नोट A बाई P नोट A माइनस P है। ये तो बताया अभी, सब वैल्यू को पुट कर दो। कहां बाहर है बताओ, कहीं नहीं है, बस आपको केवल कॉन्शियस रहना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। WB का मान कितना 6 ग्राम है, MA जल का अनुपात कितना है 18 है, WA ग्राम में भार कितना दिया गया विलायक का 100 ग्राम है, इंटू देखिए P नोट A कितना है 758 बटे 758 माइनस 748। यदि कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्रॉस यदि हो रहा तो उसको क्रॉस कर देते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 27 इंटू 758 बाय 25 इंटू माइनस करेंगे ये 10 हो जाएगा। तो 27 इंटू तो 20 4 66 बाई 250। आप कैलकुलेट करके बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। जो भी आएगा वो यूनिफाइड हो जाएगा या उतना ग्राम पर मोल आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस आप न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, समझ गए होंगे। एक बार में आप इसको 2 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल आपको लेकर चलते हैं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस देखेंगे, निश्चित ताप पर बेंजीन के वाष्प दाब का मान 200 mmHg
के बराबर है, ठीक है। उसी ताप पर 2 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघटय को बेंजीन के 78 ग्राम में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 195 mmHg हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? तो अवाष्पशील ठोस का अनुभार क्या होगा या कितना होगा, एक ही बात है, ठीक है। अब जो चीज क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं बार बार बोलता हूं, जो चीज दिया रहता है उसको सबसे पहले नोट करो। 200 mmHg है ना, और देखते हैं दूसरा क्या 195 mmHg है। क्वेश्चन में दो जगह दाब है, तो पहला जो वो पी नोट हो जाएगा शुद्ध अवस्था के लिए 200 mmHg, चूंकि ये बड़ा है, और पीए या पीएस छोटा होता है, कितना है 195 mmHg, ओके। अब इसमें दिया क्या गया है 2 ग्राम अवाष्पशील विलय WB बराबर 2 ग्राम, लेकिन इसका अनुभार पता नहीं है, निकालना है, याद रखना। फिर कहता है किसमें बेंजीन के 78 ग्राम में WA का मान दिया गया कितना 78 ग्राम, बट Ma बराबर बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता 78 यूनिफाइड निकलेगा, ओके। अब यदि इसका हम Mb निकाले अनुभार तो क्या होगा विलय का अनुभार, अभी जस्ट आप पढ़े थे इसका फार्मूला भी WB into Ma बाय क्या चाहिए WA into P नोट A बाय क्या चाहिए P नोट A माइनस PA, ओके गाइस। अब वैल्यू सबको रख करके हमको बताना है आपको Mb का वैल्यू क्या होगा, Mb का वैल्यू क्या होगा। तो WB कितना देखेंगे 2 ग्राम है, Ma कितना है इसका 78 है, WA भी इसका 78 आ गया, इनटू P नोट A कितना 200 है, 200 माइनस PA कितना 195 है। सबको समझ में आ रहा है, इसको क्लियर कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 200 बाई माइनस करेंगे ये 5 आ जाएगा, ये 40 टाइम्स में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 यूनिफाइड, आपका ये आंसर निकल गया। सो गाइस आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल कोई एक चीज सेलेक्ट कर देगा आपको बनाना है, तो हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ओके। सो गाइस आज आप लोगों को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं। ये 4 टाइप के होते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए 3 कंडीशन होना मस्ट बी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर नहीं होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आज जो पहला बताया लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, उसे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं और आपको बनाने हैं, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन आप देखोगे इस टाइप से। नाउ स्टार्ट।
सो गाइस, आप समझ गए होंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन भी बना रहे होंगे। बिल्कुल आप एकदम कॉन्शियस होकर के बनाइए, एक एक करके, ठीक है। जो बच्चे एक बार में नहीं समझे, वीडियो को रोक करके आराम से देखिए, कहीं इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ 100% आपको समझ में आ जाएगा। और जो न्यूमेरिकल देते हैं वो भी आपसे बनेगा, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेकर के क्वथनांक, उन्नयन और हिमांक का नंबर, ठीक है। तो तब तक आप कंटिन्यू देखें, और जो बच्चे याद रखेंगे, नहीं आ पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, या जिसको पता नहीं है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो ताकि उसको भी पता चल जाए सर क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और कोशिश करें आप लोग जितने बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें, कुछ भी जरूर जवाब दें। आप जब जवाब देते हो तब हमें लगता है कि आप कॉन्शियस होकर के देख रहे हो। और मैं सभी बच्चे का स्पेशली नाम भी लेता हूँ। जो जवाब नहीं देखते हो, देखने के बाद भी पता चलता है कि वो देख नहीं रहे हो, केवल मजाक कर रहे हो। सो गाइस, मजाक करना बंद करो, कंटिन्यू लेक्चर देखो, और पीडीएफ जो ग्रुप में डालते हैं उसको भी नोट आप करो। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।